सेकेंड चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। थर्ड चैप्टर आपका जो पढ़ना है दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है आपने पढ़ा होगा सबने, 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट है और हर साल रिएक्शन इंटरमीडिएट से कम जोड़ के अगर देखेंगे तो ऐड करके 2 क्वेश्चन से कम नहीं आता, मिनिमम इतना क्वेश्चन आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट से। तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। ये पूरा एक तरीके से देखोगे तो समुद्र होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हालांकि हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को। अभी मैं डिवाइड करके आपको दिखाऊंगा 4 पार्ट में क्या है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो नहीं आ रहा? किसी में नहीं आ रहा क्या वीडियो? आ रहा है मेरे सर। में नहीं। तो मेरे आ रहा है सर। और इरम आपके साइड हो सकता है नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट अगर दिक्कत होगा तो फिर लाइव रहेगा, ठीक है ना, पूरा वीडियो सेव रहेगा। बाकी किसी को दिक्कत? रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद जो अगला चैप्टर है दैट इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बाद फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री के बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक, और हेटेरोसाइक्लिक के बाद लास्ट चैप्टर जो है अपना वो स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक और है नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट्स। इतने चैप्टर बेसिकली देखोगे तो ऑर्गेनिक में हम लोगों को पूरा कवर करना है नेचुरल प्रोडक्ट्स तक। और एक अगर आखिरी में और इसको हम सब डिवाइड कर लें 2 चैप्टर छोटे छोटे, तो उनमें से एक आ जाता है रिएजेंट केमिस्ट्री। रिएजेंट केमिस्ट्री और लास्ट वन इज नेम रिएक्शन। स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस होते हैं और आधे से ज्यादा नेम रिएक्शन तो हम लोग इस रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ लेते हैं। 50% नेम रिएक्शन यहाँ कवर होता है और करीब 10% नेम रिएक्शन आपका कवर होता है नेम रिएक्शन रिएक्शन इंटरमीडिएट में। 50% इंटरमीडिएट में, 10% नेम रिएक्शन में। और इसमें भी 5-6 नेम रिएक्शन है पेरिसाइक्लिक में। फोटोकेमिस्ट्री में भी 8-10 नेम रिएक्शन है। हेटेरोसाइक्लिक में भी कम से कम 20-25 नेम रिएक्शन है। तो देखोगे ओवरऑल तो हम शुरू से अगर चलेंगे स्टार्टिंग में तो नेम रिएक्शन कवर अप हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपके पास टोटल ये होगा, इतना चैप्टर कवर करना है। और इन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले आपको 2 चीज बहुत ध्यान रखनी है। बेसिक नहीं आया तो आप नहीं लगा पाओगे। अगर आपका बेसिक कमजोर रह गया, आपने बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा है और आप चाह रहे हो कि हमें पूरी ऑर्गेनिक आ जाए, तो नहीं आएगी। और जो भी अभी तक आपको नहीं आया है उसका रीजन भी यही था कि आपने बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक तो इतना अच्छा कर दूंगा कि आपको चीजें समझ में आएंगी, बशर्ते रेगुलरिटी मेंटेन करोगे तब और एफर्ट्स स्टार्ट करोगे तब। और एफर्ट्स नहीं करोगे तो नहीं आएगा। और जिस हिसाब से कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई हो रही है उस हिसाब से तो किसी बच्चे का नेट तो छोड़ो, कोई आसपास का एग्जाम भी नहीं निकलेगा। अब उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपने इस कोर्स को पूरा पढ़ लिया तो आपको 3 फायदे होंगे। किसी को समझ में आया क्या क्या 3 फायदे हो सकते हैं? जिसको समझ में आया कमेंट करो या बोलो, बोलो ज्यादा बेटर है। अगर ये पूरा कोर्स तुम कंप्लीट पढ़ लेते हो तुम्हें क्या क्या बेनिफिट होंगे, कहाँ कहाँ पे तुमको इसका प्रॉफिट मिलेगा? चलो बताओ। दीज आर द आउटलाइन ऑफ चैप्टर जिसको हमें पढ़ाई करना है। इसको पूरा आपको पढ़ना ही है चाहे जैसे। कोई बताओ। 3 इंपॉर्टेंस है इसके, तीनों इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये जानना था मुझे कि 3 इंपॉर्टेंस कहाँ पे जो हम इसको पढ़ के इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, हमें 3 जगह बेनिफिट होगा। वीडियो नहीं दिख रहा है तुम्हें अभी? इरम दिखाई दिया क्या? मतलब वीडियो शो हो रहा है यस आपको? दिख रहा है।
यस ठीक है, सर। उस समय हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इधर उधर हो गया हो, मे बी। ठीक है, तो अब इसमें आपको सबसे पहले चैप्टर तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना है, बट अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री में पहले नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, उसका रीजन ये है कि कुछ है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। 3 वजह बताओ किस लिए कोर्स पढ़ने से 3 बेनिफिट्स क्या हैं। किसी को पता हो तो कुछ तो बताओ, पता होना चाहिए ना। कुछ नहीं बोलोगे। पूरे केमिस्ट्री से अगर आपने मास्टर कर लिया है तो आपको कहाँ पे स्कोप है, सबसे पहले देखो। अगर आपके पास केमिस्ट्री से एमएससी हो जाता है या आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है तो अब इसके बाद 2 चीजें हैं आपके पास, या तो तुम रिसर्च में जाना पसंद करोगे और या तो जॉब में जाना पसंद करोगे, यही 2 चीज है ना। और हमारे कॉलेज के ज्यादातर बच्चे एक ठोर में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बीएड में। मैं इसको एकदम कभी प्रेफर नहीं करता और ना किसी बच्चे को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो एमएससी तक चले गए हो तो इसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप चाहते हो कि बढ़िया करना, तो उसको छोड़ दो, बीएड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर रिसर्च में जाओगे तो आपको सबसे पहला क्राइटेरिया जो है 2 चीजें हैं, आपको जेआरएफ या नेट चाहिए और या तो गेट चाहिए। ठीक है, ये 1 साल में एक ही बार होता है, ये साल भर में 2 बार हो जाता है ना। ये साल भर में आपको 2 बार देने का मौका मिलेगा और दूसरा गेट 1 बार होगा, 1 साल में केवल 1 ही बार होता है। जॉब में जाओगे तो जॉब में देखो, अगर आपके पास मास्टर्स है, ठीक है, तो आप इसके लिए 2-3 फॉर्म तो अभी इसी बार आए थे जो आप पढ़ सकते हो जाके। पीजीटी के लिए चले जाओ सीधे, पहला हो गया। दूसरा आप पीजीटी के बाद जीआईसी के लिए जाओगे, ठीक है, जीआईसी। और तीसरा एक और फॉर्म था आश्रम पद्धति का। इन सब में आप क्लास 12th लेवल के टीचर बनते हो। ठीक है, क्लास 12th होता है ना, तो जो क्लास 12th 11 12th वाला टीचर पढ़ाते हैं उनका जॉब ये है। उसमें आपको एमएससी पे हो जाएगा, केवल एमएससी चाहिए, नेट जेआरएफ नहीं चाहिए। अगर इसके अलावा आप नेट जेआरएफ में जाते हो, आपका नेट जेआरएफ होता है नेट के थ्रू, तो अगर नेट है, जेआरएफ नहीं होगा तब भी चलेगा, नेट है तो तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का चांस है। कॉलेजेस में एक होता है, जैसे हम आपके कॉलेज में है वैसे कॉलेजेस में होता है, और दूसरा यूनिवर्सिटीज में। ये आपके टीचिंग जॉब है जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये टीचिंग जॉब है जो अभी देख रहे हो। अब इसके बाद भी आता है क्राइटेरिया, यहाँ पे बढ़ जाता है। वो क्राइटेरिया देखो कहाँ बढ़ता है, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, ठीक है, मैथ्स बैकग्राउंड है तो उनके लिए थोड़े बेनिफिट्स अलग हैं। ठीक है, और अगर आपका बायो बैकग्राउंड है तो फिर उनके लिए क्राइटेरिया अलग है। मैथ्स जिनके पास होता है वो डीआरडीओ में भी जा सकते हैं नेट निकाल के। इसके अलावा वो जा सकते हैं डीआरडीओ के अलावा बार्क में, BARC। ठीक है, डायरेक्ट एमएससी प्लस नेट मांगता है ये। अगर बायो है तो ये दोनों में नहीं जा पाओगे। ठीक है, और जिनके पास ये हो गया गेट, ये जाते हैं इसमें। एक बहुत ही अच्छी जॉब है ओएनजीसी का, वो ओएनजीसी में जाएंगे। इसमें गेट में रैंक चाहिए अच्छा, ये क्लास 1 का जॉब होता है ओएनजीसी में एज अ साइंटिस्ट पोस्ट। बायो वाले के लिए ये वाला फील्ड नहीं है, इन दोनों में बायो वाले नहीं जा सकते। मैथ्स होगा तभी, क्लास 12th में मैथ्स होगा तभी आप इसमें जा पाओगे, बायो होगा तो आप इसमें नहीं जा सकते हो। तो अब देखो बेनिफिट मैंने 3 बताया था, बट बेनिफिट ज्यादा है। ठीक है, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीजीटी की, कभी आप पूरा कंप्लीट पढ़ ले जाओगे। ठीक है, आपको जीआईसी की तैयारी, इन तीनों की तैयारी अलग से नहीं करना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, मैं जितना पढ़ा दूंगा सब आएगा, पूरा कॉपी में से आता है। मैं पढ़ाया हुआ हूँ, मैं निकाला भी हूँ और कई बच्चों को प्रिपेयर करा भी। पीजीटी के क्लासेस चलाऊंगा, रात में 9 से 10 चलता है। ठीक है, तुम लोगों को उसमें जोड़ूंगा। बेसिक केमिस्ट्री एकदम जो बेसिक है 11 12th वाला, वो वहां पढ़ना। देखो पढ़ने आए हो तो एक चीज तो तय मानो कि तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, और अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो फिर दिन भर अपना चाहे जो करना, शाम में 8-9 मतलब शाम में कम से कम 3 घंटे हमको दे देना। 3 घंटे में तुम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा देंगे पूरा।
तो हम 5:30 से लेकर 10 बजे तक क्लासेस कंटिन्यू हैं, ठीक है। तो उसमें जहाँ पे जो भी आपके काम का कोर्स होगा उसको मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। 11-12 वाला भी पढ़ते चलो और साथ में हायर वाला तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपके टाइम के हिसाब से, ठीक। अब देखो ये भी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपको अलग से नहीं करनी है। इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आया हुआ है, तो ज्यादातर बच्चे कोर्स ढूंढ रहे हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, क्योंकि उस लेवल का पढ़ाने के लिए सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो कई लोग ढूंढ रहे हैं, पॉसिबल है, पता नहीं होगा नहीं, मुझे नहीं पता। पीजीटी के कोर्सेस कई लोग चला रहे हैं, बट ज्यादातर बच्चों के मुंह से सुना सेटिस्फाइड नहीं है, सब पढ़ा सब रहे हैं, सेटिस्फेक्शन कुछ का है कुछ का नहीं है, वो भी एक अलग ही बात होगी, वहां भी एक प्रॉब्लम ही है। दूसरी चीज, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसके लिए पढ़ ही रहे हो तो ये तो आपके पास है ही, इसके साथ साथ दोनों का सिलेबस सेम है, इसका सिलेबस 95% सेम है। तो आपका 95% सेम है, नेट की तैयारी करो, गेट का तैयारी हो ही जाएगा। इसके अलावा अगर आप पीजीटी में बैठते हो, जीआईसी में बैठते हो, आश्रम पद्धति में या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, तो इनमें जाने के पहले आपको ये निकालना ही पड़ेगा। तो हमें जब पता है हमें ये निकालना ही है, उसके बाद ये इनेबल होता है, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। ये ओपन करने के लिए इसे ओपन करना जरूरी है, बट इसके बिना ये कर सकते हो तीनों, ठीक है। ये तीनों बिना नेट जेआरएफ के भी हो जाता है। अब तुम्हें इसकी भी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो आपने एक कोर्स करा, अगर ढंग से कर लिया, अच्छे से मेहनत कर दिया, पढ़ने में थोड़ा सा फोकस रहे, तो आपको 4-5 चीजें एक साथ मिल जाएंगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे और फील्ड है, मैं बाद में बताता रहूंगा कहाँ कहाँ का फॉर्म आ रहा है, कौन तुम्हें भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए, एज एमएससी का रिजल्ट आ जाएगा तब। तो बेनिफिट हमें लग रहा है आपको समझ में आया, वो एक कोर्स करने के कितने बेनिफिट्स आपको हो जाएंगे अगर सिंसियरली किया तो। समझ आया इराम? आप कल पूछे थे ना तुम? यस सर। अब तुमने तो बोला था तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत वीक है, ऐसा बोला था क्या? यस सर। सही में वीक है कि पढ़ी नहीं थी? सर एग्जाम के पहले ही पढ़ती थी तो उतना नहीं बेसिक क्लियर हो पाता था, तो यही इम्पोर्टेंट दिक्कत है इम्पोर्टेंट ना, पढ़ देखो के बस एग्जाम के निकल। पहले सिर्फ क्या पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, है ना। और क्या यस करते सर। हो, उससे ज्यादा अगर बहुत ज्यादा कर दिया तो थोड़ा सा आगे पीछे के 1-2 पन्ने और पढ़ते, इससे ज्यादा तो कभी नहीं पढ़ा होगा। यस सर। और दूसरी चीज ये भी था कि ना पढ़ पाने का रीजन ये भी था, इंटरेस्ट सब्जेक्ट में आता है तब आदमी पढ़ता है, जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक पढ़ता कोई नहीं है। और आप लोगों के साथ हमेशा से रहा, जब आप एमएससी फर्स्ट ईयर में आए तो टीचर की कमी थी, टीचर थे ही नहीं। यस सर। ठीक है, अभी तो फिलहाल हैं, तो तुम लोग चले गए, अगर कुछ भी हो जाए वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगा। एमएससी का एडमिशन अब चालू होने वाला है। एक सेकंड में कर रहा हूँ ना, एक कॉल आ रहा है, मैं रिसीव कर लूँ, 1 मिनट बस।
चलो तब इसमें से इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई ना, जितना जॉब आप कर सकते हो बाद में सब जॉब करना, पहले पढ़ लो, क्योंकि इन सब में जाने के लिए आपके पास इसका नॉलेज होना जरूरी है इस लेवल तक की केमिस्ट्री का। और फिलहाल हम लोगों के पास अभी कुछ नहीं है ना। तुम लोग अपने आप को अगर मान लो कि रेटिंग करना होगा 1 से 10 के बीच में, तो कौन कितना रेट करेगा अपने आप को केमिस्ट्री में? 0 नहीं कर सकते, 10 नहीं कर सकते, जरा रेटिंग करके बताओ तो। अगर तुम्हें अभी बताना हो आप लोगों को कि हम केमिस्ट्री में ऐसी है, ठीक है, और रेट देना हो 1 से 10 के बीच में, तो कितना दोगे अपने आप को? आज रेट करा रहा हूँ, फिर 1 महीने बाद फिर करवाऊंगा। जरा कमेंट बॉक्स में रेट करो तो सभी लोग, जितने लोग हो अपने आप अपने से अपने के इवैल्यूएट करो, देखते हैं कितना पॉजिटिव है। फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ पढ़ाना। मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है। अरे इतना ज्यादा? चलो ठीक है, चलो कौन कौन बताएगा रेजोनेंस के बारे में? टॉपिक स्टार्ट। रेजोनेंस। कितने लोगों को रेजोनेंस के बारे में आइडिया, रेजोनेंस क्या होता है? और रेजोनेंस अगर हम पढ़ लें तो हमें कितनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो रेजोनेंस सबने नाम तो सुना होगा, ठीक है। रेजोनेंस पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी वो मैं आपको पहले बता दूँ। हम रेजोनेंस पढ़ने जा रहे हैं जिसके अप्लीकेशंस हैं बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। दूसरा आप पढ़ोगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा आप जो पढ़ोगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर के बाद बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, देन आप पढ़ोगे यहाँ पे एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। देन इसका एप्लीकेशन रेजोनेंस का होता है एसिडिटी के बाद बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। देन इसका एप्लीकेशन है सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आप लोगों से कल पूछा था, एरोमेटिसिटी। तो किसी ने शायद आंसर ही नहीं किया। एरोमेटिसिटी मैंने बोला था किसी को आता है, मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा, इसको पढ़ाने के बाद पूरा सॉल्व करना है एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिसिटी। देन इसके बाद आता है डाइपोल मूवमेंट, भी पढ़ लेंगे इसी में। डाइपोल मूवमेंट कैसे अफेक्ट होता है, क्या होता है, रेजोनेंस से डाइपोल मूवमेंट से क्या फर्क पड़ता है। और फिर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। इतना चीजें आपको देखो रेजोनेंस में। रेजोनेंस के सारे एप्लीकेशंस है, अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमारे पास रेजोनेंस के सभी एप्लीकेशन इतने हैं, अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट व्हाट इज रेजोनेंस। चलो कोई बताओ, डिफाइन करो जिसको पता हो। देखो कुछ भी पता हो बताओ, रेजोनेंस क्या होता है कुछ भी पता हो, सब लोग माइक ऑन करो, बोलो। बताओ कुछ तो बोलो, तुम लोग बोलोगे नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। रेजोनेंस के बारे में किसी को आइडिया? ठीक है, कोई बात नहीं, मत बोलो। देखो रेजोनेंस
रेजोनेंस में होता क्या है, एक सिंपल सी बात है, रेजोनेंस में अगर देखेंगे तो डीलोकलाइजेशन, दो वर्ड्स हैं, ठीक है, एक वर्ड का नाम है लोकलाइज्ड और दूसरा वर्ड का नाम है डीलोकलाइज्ड, ठीक है, डीलोकलाइज्ड। अब जो लोकलाइज का मतलब होता है फिक्स, जो मूव नहीं करेगा, ठीक है ना, फिक्स, और डीलोकलाइज का होता है इन मोशन, ये हमेशा मोशन में रहेगा, मूवमेंट करेगा। तो रेजोनेंस में होता है डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। अगर कोई बॉन्ड मान लो कि स्टेबल है, सबसे पहले एक चीज समझिए, एनर्जी से स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या होता है, किसी को आइडिया है? एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? इनवर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास एनर्जी हाई होगी तो आपकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी, अगर आपकी एनर्जी बहुत कम है तो आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब किसी भी सिस्टम में एनर्जी जो है वो बढ़ता या घटता है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल में कौन से फिनोमिनन हो रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में अगर अट्रैक्टिव फिनोमिनन होते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है, रिपल्सिव फिनोमिनन होते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है। अब हमारे पास जब रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस का डिफिनेशन ये है कि डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एडजेसेंट कंजुगेटेड सिस्टम, एडजेसेंट कंजुगेटेड सिस्टम। तो रेजोनेंस में बॉन्ड क्या करते हैं? डीलोकलाइज करते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि कोई सिंगल पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये बताइए क्या ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है क्या? ये मूवमेंट में है, मोशन कर सकता है? तो सीधी सी बात है, नहीं कर सकता। अकेले बॉन्ड किसी और रहता तो मोशन करता है, कोई और आसपास नहीं है, ये नॉन कंजुगेटेड है। कैसा है? नॉन कंजुगेटेड। तो अगर कोई सिस्टम नॉन कंजुगेटेड होगा तो कभी भी डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। अब यहीं जरा ब्यूटाडाइन को देखो, ये ब्यूटाडाइन है, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है? कंजुगेशन में है। तो अगर हम इसका मूवमेंट दिखाएं तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये मोशन कर सकता है। और अगर कोई बॉन्ड मूवमेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। जिसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वो बियर करेगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया वो बियर करेगा नेगेटिव चार्ज। अगर ये फिर से रिवर्स आ गया, अगेन रिवर्स, तो फिर से यही बन जाएगा। इसीलिए रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। एक एरो दिखाता है ये इधर से जितना इधर जा सकता है, सेम टेंडेंसी इसकी इधर से इधर आने की भी होती है, इसलिए डबल हेडेड एरो से दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर कोई बॉन्ड मूवमेंट करेगा, कि कोई सिस्टम है मूवमेंट करेगा, तो मोशन जब भी करोगे डीलोकलाइजेशन होगा, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अगर एनर्जी डिक्रीज हुआ, ठीक है, इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। एनर्जी डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ने है? स्टेबिलिटी इंक्रीज होने है, ठीक है ना। तो क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन बॉन्ड मूव कर रहे हैं, अगर उसको फ्री मूवमेंट मिलेगा तो क्या होगा? रिलैक्स मूड में आएगा। कभी झूला झूले हो आप लोग? तो झूला जब झूलते हैं तो क्या आता है? बड़ा आनंद आता है ना, तो रिलैक्स होते हैं, आराम से झूलते हैं। तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो। एट दैट स्टेट में क्या होता है? अगर डर नहीं लगता तो, डर लग रहा है तब तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर डर नहीं लग रहा है देन आपको मजा आता है और आनंद आता है, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और अगर एनर्जी डिक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यही होता है कि रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होता है किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। कहाँ पे? बगल वाले कंजुगेटेड सिस्टम के साथ। ये बेचारा नहीं कर सकता कंजुगेशन क्योंकि बगल में कोई है नहीं। ये कंजुगेशन करेगा क्योंकि इसके एडजेसेंट पे एक और डबल बॉन्ड है, दोनों आपस में क्या करते हैं? कंजुगेशन करते हैं। अब ये कंजुगेशन जो हो रहा है, देखो कितने टाइप का हो सकता है। अभी आप देखना कंजुगेशन डबल डबल का हो रहा है, तो कितने टाइप से कंजुगेशन हो सकते हैं जरा देखते चलिए। ये पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन कर सकता है, ये पूरा डिटेल चैप्टर में पूरा दिखाऊंगा। पाई पाई के साथ कर सकता है, ये पाई बॉन्ड किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ भी कंजुगेशन कर सकते हैं, इसे रेजोनेंस कहलाएगा। ये मूव करके इधर आएगा तो हमें जो मिलेगा वो पाई बॉन्ड का डायरेक्शन भी हो जाएगा, यहाँ पे हमको पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज है वैसे ही नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है ना, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा रेडिकल्स भी डीलोकलाइज करते हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में भी क्या होता है? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है।
तो हमने देखा होगा, आपने सुना भी होगा सभी कि एलाइलिक सिस्टम और बेंजाइलिक सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल एल्किल सिस्टम से। उसके पीछे का रीजन यही है कि एलाइलिक सिस्टम में कंजुगेशन है, सब एलाइलिक है, ये एलाइल है, ये एलाइल है, तो ये सब एलाइलिक सिस्टम क्या करते हैं, रेजोनेंस। तो सवाल यही उठाना फिर से दिमाग में कि रेजोनेंस ऐसा क्या करता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पहला सवाल आपके दिमाग में जो आएगा वो ये होगा, कैसे। ठीक है, चलिए कोई बताएगा स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी कैसे बढ़ा देता होगा, कोई बताओ जरा जल्दी से। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाता होगा? कोई कमेंट करोगे या बताओगे, जैसे कंफर्टेबल हो। एनीवन? बोलोगे तब तो कुछ पता चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ट्राई तो करो, चलो ट्राई करो, देखते हैं आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। क्या क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा? पूछा जाओ कि रेजोनेंस ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एनर्जी को कम करता होगा रेजोनेंस एनर्जी को। कैसे, एनर्जी कैसे कम करेगा? देखो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। और डीलोकलाइजेशन होने से यूनिफॉर्मेलिटी आती है। ठीक है, अगर कोई चीज यूनिफॉर्मल हुआ और अगर मान लो सिमेट्रिकल हो गया, तो सिमेट्रिकल सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है कम होती है? बोलो। अब ऐसे मानो कि अगर हम मान लो कंजुगेशन नहीं आता ना, तो ये वाला बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड? ये डबल बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। और फिर ये डबल बॉन्ड कैसा है, मतलब ये डबल बॉन्ड है। तो अगर हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो एज वी ऑल नो कि दैट सिंगल बॉन्ड कमजोर होता है, डबल बॉन्ड मजबूत होता है। तो यहाँ पे तो इस मॉलिक्यूल को सब में क्या होना चाहिए, मजबूत, ये कमजोर, ये मजबूत। बट एक्चुअली में ब्यूटाडाइन क्या होता है, इसके सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, इक्वल है, सबकी मजबूती बराबर है, सब इक्वलेंट है, किसी में नॉन इक्वलेंसी नहीं है। रेजोनेंस क्या करता है, ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया कि रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन होता है। और अगर ये डीलोकलाइज कर दिया किसी बॉन्ड को, है ना, तो बॉन्ड अगर डीलोकलाइज हो गए तो आप सिंपल देखो, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये वापस आया, फिर ये डबल बॉन्ड। तो ना कोई यहाँ पे जो सिंगल था यहाँ डबल है, यहाँ जो डबल था यहाँ पे वो सिंगल है। तो इन सब का एक बनता है स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, which contain both single as well as double bond character। देखो, this is called रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, और ये आपके क्या है, इन दोनों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा, वो बोर्ड के पास जाते हैं तो वॉइस नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं ना चाहिए, क्योंकि वायर लगाया हूँ मैं। चलो देखता हूँ अभी। देखो जरा, तो अभी देखो इसमें क्या समझ आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। एक्सटर्नल माइक कनेक्ट नहीं है।
अभी आ रहा है सही? अब इसमें हो क्या रहा है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक्चुअली में क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बना। ये कैसा है, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्मल है और ये आपके क्या है, नॉन यूनिफॉर्मल। तो हम क्या देखते हैं कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है कि जब डीलोकलाइजेशन होता है किसी बॉन्ड का, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से सारे बॉन्ड इक्वल हो जाते हैं, यूनिफॉर्मेलिटी आती है, और हम सब जानते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्मेलिटी आती है वहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब है एनर्जी का डिक्रीज होना। तो यहाँ पे यही हुआ, रेजोनेंस क्या करता है, इट ब्रिंग यूनिफॉर्मेलिटी इन स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मल हो जाते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ आया? तो रेजोनेंस का जो दूसरा पॉइंट हमें लिखना था, यही लिखना था कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, uniformal distribution of electron density takes place, therefore एनर्जी डिक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीजेज, और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, बस ये बात है। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि ये यूनिफॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता है, और सभी यूनिफॉर्मल स्ट्रक्चर जो भी होते हैं उनकी एनर्जी कम होगी क्योंकि यूनिटी में होता है स्ट्रेंथ। समझ आया? अब बोलो, सबको किसी को डाउट? रेजोनेंस स्टेबिलिटी कैसे बढ़ी? ड्यू टू यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हुआ, एनर्जी डिक्रीज हुई, एनर्जी डिक्रीज होने से क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्लियर है सबको? चलो अगला तीसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट पे चल रहा हूँ रेजोनेंस के। पहला, रेजोनेंस क्या होता है ये हमने जाना। दूसरा हमने ये जाना कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, ये समझ में आया। रेजोनेंस ऐसा क्या करता है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब देखो मैंने अभी यहाँ पे नाम लिखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड। किसकी एनर्जी सबसे कम है, रेजोनेंस हाइब्रिड की या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की? बताइए, कमेंट मारो जल्दी से। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और इसमें क्या डिफरेंस होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम है। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी? बोलो बोलो और लोग। कोई बताओ। हाइब्रिड की कम होती है, क्यों कम होती है? बिकॉज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी ठीक है, सही है। इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसीलिए एनर्जी कम है। तो यहाँ पॉइंट लिखेंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है क्या, लोअर एनर्जी देन किससे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है उसकी एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होती है, कम होती है। सो हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि
resonating structures are less stable than resonance hybrid। अब एक स्टेटमेंट आएगा, क्वेश्चन के टर्म में पूछा जाता है, कंट्रीब्यूशन के टर्म में, ठीक है, कि विच विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब उसके लिए आपको पढ़ना है कि ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला। कंट्रीब्यूशन का मतलब बस यही होता है, जैसे मान लो कि 3 लोग मिलकर रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर तीनों इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूट करेंगे तो सबका कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है, और अगर मान लो कोई एक ज्यादा करता है कम, तो यहीं पे डिसाइड करना होता है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा दैट इज मोर स्टेबल, जो कम कंट्रीब्यूट करेगा वो कम स्टेबल, दैट इज द फाइनल, ठीक है। चलो अब देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, यहीं से निकलता है रेजोनेंस एनर्जी। दो बात जो बताया अभी समझ में आया कि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अलग होती है, इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन इसको बनाने में ज्यादा होगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है इनकी स्टेबिलिटी पे। इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन इसके लिए ज्यादा होगा, जो कम स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो हमें आगे जो पढ़ना यही पढ़ना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हम लोग पढ़ेंगे रूल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट उसके पहले हमें कुछ और चीज पढ़नी है। आइए देखते हैं वो कैसे क्या पढ़ना है। सारा गेम रेजोनेंस हाइब्रिड का है, इसी से रेजोनेंस एनर्जी निकालोगे, सारे सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी। चलो देखो इसको मिटा दो मैं। सबसे पहले रूल फॉर राइटिंग रेजोनेंस। अगर मान लो तुमको दे दिया गया रेजोनेंस लिखो, तो किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग राइटिंग रेजोनेंस रिजेक्ट कर देंगे? क्या सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल हैं? क्या जितने बना दिए सारे स्ट्रक्चर हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सभी नहीं लिख सकते, एग्जैक्टली बात है, सब नहीं लिख सकते, इसलिए सब कुछ नहीं लिख सकते सारा रेजोनेटिंग, क्योंकि कई तो वैलिड ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि जब भी रूल और रेजोनेंस लिखने जाएंगे कौन से रूल फॉलो होंगे। किसी को पता हो कोई रूल तो बताओ, माइक ऑन करके बताओ, ज्यादा अच्छा है। चलो बताओ, कोई लोग बताओ, एक भी लोग बताओ। टोटल 6 रूल हैं, 5 रूल हैं टोटल, 5। तो पांचों में से कौन कौन से रूल हैं, चलिए आप लोग बताइए, कोई बताओ, जिसको पता हो, ना पता हो तब भी बताओ। किसी को नहीं पता कुछ भी? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहला, जब भी रेजोनेंस लिखोगे, रेजोनेंस लिखते समय मूवमेंट केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स का होगा, एटम मूव नहीं करते, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है, कि एटम कभी मूव नहीं करेगा। तो इन रेजोनेंस ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन। अब पहले देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये समझो। पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या लोन पेयर, ठीक है, यही तीनों को बोला जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इन रेजोनेंस ओनली पाई इलेक्ट्रॉन विल डीलोकलाइज।
ठीक है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही डिलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, और बॉन्ड का भी मूवमेंट नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, सिग्मा बॉन्ड का कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इंटैक्ट, मतलब वो मूव नहीं करते, इसलिए उनको इंटैक्ट बोलते हैं। तो रिमेन्स इंटैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब इस सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड है, तो मूवमेंट सिर्फ पाई बॉन्ड का हुआ है, ना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ये अगर हम इसकी जगह ये बना ले NH2, तो NH2 में लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड का मूव नहीं करेगा। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से कि मूवमेंट किसका हुआ है, लोन पेयर का या तो पाई बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करता। ये फर्स्ट रूल है रेजोनेंस लिखने का, कभी भी सिग्मा बॉन्ड की संख्या चेंज नहीं होगी। चलो जरा इसमें बता, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने थे, पहले वाले में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड तो 2 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस मॉलिक्यूल में? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं पहले वाले में, बताइए कोई लोग। तीन है, वन कौन बोला? उसमें सिग्मा बॉन्ड केवल एक था। तीन तीन नहीं, सबका गलत है। हाइड्रोजन कहाँ गया? CH बॉन्ड हाइड्रोजन भी तो होगा, वो किधर है? नौ होगा टोटल, 9 काउंट करके देखो, ढूंढो। 9 आएगा, निकालिए देखिए, 9 आएगा। नौ है कि नहीं है? 9 है। तो 3 कैसे आया था? मतलब ऐसे गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग? ऐसा गलती नहीं करना है। देखो आज ना मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, आज मैं बड़ा बोर्ड लेके आऊंगा।